तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर पर बेस्ड क्या करे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन करे थे, है ना। आज कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ, तो आप बताना कैसे होगा। इसमें एक सर्किट दिया है हमें इस तरह से, ठीक है। ये ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसमें यहां से एक वायर कनेक्ट किया है और इसको यहाँ एक कैपेसिटर ऐड किया और इसको यहाँ कनेक्ट करा, ठीक है। और फिर एक वायर यहाँ से ऐड किया है और इसको यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है और यहाँ ऐसे करके सर्किट दिया है। ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये भी 3 है, ये 8 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 का है और ये 6 का है। कह रहे हैं फाइंड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये क्वेश्चन है, नोट करो जरा। ए से बी तक क्या है, ये जो सीधी लाइन जा रही है ये पैरेलल है, सब सीरीज में है, सब पैरेलल में है। नहीं आप इसको कर ही नहीं पाओगे ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। इसमें देखो अगर आप कहोगे कि भैया ये दोनों सीरीज में है तो मैं कहूंगा देखो ये वाला वायर कनेक्ट किया, एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट हो गया ना, तो फिर ये दोनों सीरीज में कहाँ रहे। 3, 8 और 6। हाँ, ये पैरेलल कैसे होगा, ये कैसे होगा ये पैरेलल बताओ। तो वो वायर था ना, अब तो कैपेसिटर भी ऐड है ना ऊपर एक। अगर केवल वायर कनेक्ट होगा तो आप कहोगे कि ये तीनों पैरेलल है, समझ गए। अब ऊपर एक कैपेसिटर भी कनेक्ट है ना एक एक, तो फिर इनका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा ना। तो बताओ, देखो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें होगा क्या, इसमें देखो दो आपके क्या है, बॉक्स बने हुए हैं। एक बॉक्स है ये ऊपर वाला और एक बॉक्स है ये नीचे वाला, ऐसे ऐसे देखो फिलहाल, है ना। इस बॉक्स में ये 3 कैपेसिटर है, कौन कौन से, 3, 3 और 8। इस वाले बॉक्स में भी कितने हैं, 3 ही है, 6, 6 और 8। लेकिन यहाँ आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने इस 8 को 2 बार काउंट किया है। एक बार मैंने इस वाले बॉक्स में काउंट किया और फिर मैंने इस वाले बॉक्स में काउंट किया। मतलब जो 8 माइक्रो फैरेड है, ये क्या है, दोनों में कॉमन है ना। इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में दोनों में कॉमन है। तो आपको इसका एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा खुद से कि ये जो 8 माइक्रो फैरेड है ना, ये दोनों में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। इसमें भी कॉमन आए और इसमें भी कॉमन आए। तो देखो इसका इसको हम मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, और कैसे बनाएंगे देखो। ऐसे करके देखो मैंने 4 कैपेसिटर दिखा दिए। ये 4 कैपेसिटर कौन से वाले हैं, देखो एक तो ये है 3, 3, 6, 6, बचा 8। तो ये जो 8 है ना, तो यहाँ देखो ऐसे करके देखो, अब ये दोनों 3, 3 है ना। ये जो पहला वाला बॉक्स है ये मैंने यहाँ बनाया है, पहला बॉक्स। और ये जो दूसरा वाला बॉक्स है ये वाला, इसको कहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है। सही है। तो अब बताओ पहले बॉक्स में कौन कौन से कैपेसिटर है, 3, 3 और 8। तो ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड
और ये बीच में कितना हो गया 8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स में कितने हैं 6 6 और 8, तो 8 तो बन चुका है पहले ही बीच में, तो ये क्या आएगा, और ये भी ऐसे बनेगा इसका सर्किट। समझ गए, क्योंकि यहां पर एक हमारा जो कैपेसिटर है वो दोनों बॉक्स में क्या हो रहा है कॉमन, तो हमको इसको ऐसे मॉडिफाई करके बनाना है कि एक जो कैपेसिटर हो वो दोनों में कॉमन हो जाए। तो देखो इसमें भी ये कॉमन हो गया इस वाले बॉक्स में, और इस वाले बॉक्स में भी ये कॉमन हो गया। अब ये जो मैंने सर्किट बनाया है ना, ये 8 माइक्रोफेरेड है, ये जो मैंने सर्किट बनाया है इस सर्किट का नाम होता है, इसका क्या नाम होता है ये आप आगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। जब आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे ना आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में, तो वहां इसको पढ़ाया जाएगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब व्हीट स्टोन ब्रिज ऐसे ही नहीं कह देते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज की एक कंडीशन होती है, अगर कोई भी सर्किट उस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज बनने के बाद क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा, पहले कंडीशन समझो क्या होती है। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जो हमारा यहाँ पर ये क्या बना है, एक रेक्टेंगल बनाया ना या स्क्वायर बनाया, इस रेक्टेंगल में जो एडजेसेंट साइड पर लगा हुआ है, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो इंडक्टर हो, कुछ भी लगाओ, उन दोनों का जो रेशियो है और जो नीचे वाली साइड का रेशियो है वो इक्वल अगर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन चुका है। तो देखो चेक करो, इसको सपोज करो हम क्या कह देते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी कि C1 अपॉन C2 इक्वल आ जाना चाहिए किसके, C1 अपॉन C2 इक्वल आना चाहिए किसके, C3 अपॉन C4। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो चेक करो, आ रहा है इक्वल। C1 कितना है 3 और C2 कितना है 6, इक्वल C3 कितना है 3 और C4 कितना है 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखो इक्वल है ना, क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो सर्किट है ये क्या बन चुका है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब क्या होता है व्हीट स्टोन ब्रिज बनने के बाद, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाता है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हम यहां पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किरचॉफ लॉ में, तो यहां पर एक एमीटर पुट करते हैं, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। यहां पर जो गैल्वेनोमीटर पुट होगा वो करंट को मेजर करता है। तो अगर यहां और यहां और यहां और यहां साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है तो जो बीच वाला वायर है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, मतलब उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई कहां रहती है, जीरो पे, रिफ्लेक्ट नहीं करती बिल्कुल भी। इस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन, कि व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन पर है, जब मिडल वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसमें आई कितना हो जाएगा जीरो, तो इसकी डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, बाकी हर वायर में करंट होगा। समझ में आ गई ना, ये कब होगा, जब इसका और इसका रेशियो क्या आ जाएगा इक्वल, तब हमारा बीट स्टोन ब्रिज किस में चला जाएगा, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन। तो देखो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है। अब अगर आप कोई भी स्टूडेंट इसको करेगा ना तो वो सारे कैपेसिटर को ऐड करेगा, सीरीज पैरेलल करके जैसे भी करेगा, या ऐसे भी बनाएगा तो फिर सबको ऐड कर देगा। जबकि इसमें जो बीच वाला कैपेसिटर है उसमें तो कोई करंट ही नहीं गया ना, मतलब उसमें तो कोई चार्ज गया ही नहीं, मतलब ये वाला कैपेसिटर तो चार्ज होगा ही नहीं ना, तो इसका तो फिर कैपेसिटेंस कितना है ही नहीं, मतलब कैपेसिटेंस तो है लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना इसके अंदर हम, सर्किट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं गया, ये सर्किट में मतलब ये समझ लो है ही नहीं, क्योंकि ये तो वायर ही पूरा न्यूट्रल है, इसमें तो वायर में ही करंट नहीं गया तो फिर कैपेसिटर में भी करंट नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे इस वाले कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि ये बन गया है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बनता तो फिर आपको ऐड करना पड़ता सीरीज पैरेलल जैसे करते हो, इसको ऐड करते टोटल ऐड करते। बात समझ में आ गई। अब इसको हटा दो बीच से, अब जब इसको बीच से हटा दोगे तो फिर बताओ क्या क्या बचा, एक तो वायर ये बचा और एक वायर ये बचा। इस वाले वायर में ये वाला और ये वाला किसमें है सीरीज में, इस वाले वायर में ये वाला और ये वाला किसमें है सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे, इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे, फिर ऊपर वाला वायर और नीचे वाला वायर आपस में क्या है पैरेलल, दोनों को किस में ऐड कर देंगे पैरेलल में, बीच वाले को इंक्लूड ही
नहीं करना है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो और आंसर फाइंड करो उसका। और आंसर आ जाएगा, ठीक है? समझ गया ना कैसे आया वो? इनको सीरीज में ऐड कर दिया, देखो मैं कर देता हूँ जल्दी से, है ना। इनको सीरीज में ऐड कर दिया तो सी डैश क्या हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं मल्टीप्लाई, नीचे लिखते हैं ऐड। 6 3 18, 9, 9 से 2 कैंसिल हो गए, 2 माइक्रोफेरेड सी डैश, मतलब इन दोनों को ऐड करके सी डैश। नीचे वालों को ऐड करके भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है। तो जो सी होगा हमारा वो सी डैश प्लस सी डबल डैश हो जाएगा। 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 माइक्रो। समझ गया ना? अच्छा क्वेश्चन है ना। मतलब वैसे सॉल्यूशन तो इजी है, लेकिन देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा मतलब सोच नहीं पाएगा कि इसको हम ऐड ही नहीं करेंगे सर्किट में। और क्योंकि अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया तो फिर आप बीच वाले को छोड़ोगे, क्योंकि वो फिर सर्किट के अंदर ऐड नहीं होगा क्योंकि उसमें करंट ही नहीं गया। बात समझ में आ गई? तो कभी भी ऐसे करके दिया हो ना सर्किट जिसमें ऊपर भी ये हाँ यहाँ हो, तो एक बार इसको वैसे करके थिंक कर लेना कि एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, व्हीट स्टोन बना के देखना। अगर ये साइड का रेशियो इक्वल नहीं आता तो बैलेंस कंडीशन नहीं होती। तो फिर आप जैसे नॉर्मली ऐड करते हो सीरीज पैरेलल, वैसे करके ऐड करते हो। बात समझ में आ गई ना? इन दोनों को पैरेलल ऐड करते, फिर इसके साथ इसको सीरीज ले लेते। ऐसे ही फिर क्या करते, तो ऐड कर लिया पैरेलल इसके साथ, फिर इन दोनों को सीरीज ऐड करके दोनों को क्या करते, मैं किया पैरेलल ऐड। समझ गए? ऐसे करके करते हो। क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता, दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। 1 माइक्रोफैरड है। बिंदुओं ए तथा बी के बीच, बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब देखो सर्किट कैसा दिया है। ठीक है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है, यहां पर दो लगे हैं। ठीक है, यहां पर चार लगे हैं। ठीक है, और फिर यहां पर इसके बीच में जो मैंने डैश डैश कर रहा हूं ना, देखो इसको, तो डैश डैश कराया ना, मतलब 8 कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पे। ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। मतलब इस वाली साइड में कितने कैपेसिटर हैं, 8। दो बना दिए गए हैं, बाकी डैश डैश कर दिया गया है। और देखो यहाँ समझो जरा, और ये जो पैटर्न है ना, ये चलता ही जा रहा है। यहाँ डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है, कि अगली जो साइड होगी उसमें भी कैपेसिटर होंगे, उससे अगली में भी कैपेसिटर, उससे अगली में भी कैपेसिटर, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। समझ गया ना क्या बोला मैंने? पहली देखो, सबसे पहली साइड में एक कैपेसिटर, फिर दो, फिर चार, फिर 8। अगली वाली में भी होंगे, उससे अगली में भी होंगे, उससे भी अगली में भी होंगे, क्या कहां तक, इन्फिनिटी तक है। ये साइड इन्फिनिटी तक है। और हर कैपेसिटर का कितना है कैपेसिटेंस, क्वेश्चन में बोला है कितना है, 1 माइक्रोफेरेड का हर कैपेसिटर है। तो कह रहे हैं टोटल कैपेसिटेंस बताओ पूरे सर्किट का, बनाओ इसको। ठीक है, तो देखो, इसीलिए तो मैं क्या कह रहा हूं इनको, स्पेशल टाइप को बोल रहा हूं ना, है ना, ये थोड़े अलग अलग है ना नॉर्मल वालों से। हाँ, तो देखो, इधर देखो, पहली वाली साइड में जो कैपेसिटेंस है उसको मैं कहूंगा C1, चाहे वो कितना भी हो। समझ रहे हो ना? दूसरी साइड में जितना भी कैपेसिटेंस होगा उसको C2 कहूंगा, ऐड कर लूंगा जितना भी होगा। तीसरी साइड वाले को ऐसे ही सो ऑन कहां तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। सही है?
तो मुझे अगर बताओ C1 की वैल्यू पता करनी है तो C1 कितना होगा? पहली साइड में एक ही कैपेसिटर है और एक का कैपेसिटेंस कितना है? 1। तो C1 की वैल्यू तो 1 माइक्रोफेरेड है ना? C2 बताओ जल्दी। 2 होगा C2। 1/2 होगा ना, सीरीज है ना, ऐड करके पलटेगा भी तो, है ना, ऐड करके पलटेगा। तो 1/, अगर पैरेलल होता तो 2 हो जाता। समझ गया ना? ये कैसा है 1/2, समझ गया? इसका पता चल, समझ गया तो C3 बता। बता बेटा। 1 तुम बताओ। 2 तुम बताओ। ये ऐड करना है इनको सबको। हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है ना, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ऐड करके बताओ कितना आएगा? 2 है। 1/4 आएगा यार, सिंपल। अरे 1/, देखो C3 निकाल रहे हो ना, तो इसको 1/1 करोगे, 1/1 करोगे, 1/1 करोगे, 1/1 करोगे, ऐसे तो करोगे ना, ऐसे करोगे। तो देखो नीचे वाला 1 सेम है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ये 4/1 हो जाएगा ना ये। नीचे तो सेम रहता है तो एक ही लिख देते हैं, ऊपर वालों को ऐड कर देते हैं। अब C3 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा फिर? 1/4। अरे ऐसे ही पता लगा लो, जितने कैपेसिटर हैं ऐड करके पलट दो। जैसे यहाँ 1/2 बताया था, 2 कैपेसिटर थे ना, यहाँ 4 है तो 4 का उल्टा 1/4। यहाँ कितने? 8 का उल्टा 1/8। तो C4 कितना होगा? तो लिख दो 1/4। और C4 कितना होगा? 1/, अरे समझ गए? ऐसे ही करके कंटिन्यू ये चलता रहेगा। तो बताओ हमें क्या चाहिए? सम चाहिए ना इन सबका, टोटल चाहिए ना। तो सम को हम क्या कह देते हैं? सी। सी का क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो सब किस में है ये? सीरीज में है ये। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे किस में है? ये सब पैरेलल है ना। तो सम का क्या फॉर्मूला बनेगा पैरेलल में? C1 प्लस 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 और सो ऑन, चलता रहेगा। सही है। C1 बताओ कितना है? 1। माइक्रो मत लिखो। C2 कितना है? C3, C4 और कौन सी सीरीज बन गई, बता सकता है कोई? ये एक सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज बन गई? बताओ, पहचानो इसको। सीरीज पहचानना नहीं आता? एपी जीपी। एपी कैसे पहचानते हैं एपी को? तो जीपी भी इनफाइनाइट होती है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है और जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है। यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम है क्या? कॉमन डिफरेंस से मेरा मतलब है, जैसे मान लो ऐसे होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितना डिफरेंस है सब में? मान लो ऐसे करके जा रही है सीरीज, प्लस लगा दो कुछ, ऐसे करके जा रही है सीरीज, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया है? 2 है ना भाई, दो दो का ही तो डिफरेंस है ना सब में। तो इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, वही डिफरेंस आ जाता है। यहाँ टर्म देखो, 1/2 में से 1 माइनस करोगे -1/2 आएगा। 1/4 में से 1/2 माइनस करो कितना आएगा? देखो ना, 1/4 में से 1/2 माइनस करो, ये भी 1/, कितना आएगा? -2 आएगा। इसमें से करोगे ये भी 1/2 माइनस आएगा। तो ये एपी भी है, एपी भी है ये। और ये जीपी भी है। जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो बराबर आता है। कॉमन रेशियो कैसे? जैसे 3 + 6 + 12 +
24 प्लस ऐसे करके कोई सीरीज है, तो रेशियो बराबर आएगा। रेशियो का मतलब इसको इससे डिवाइड करो, 6/3 कितना आएगा 2। इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा 2। इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा 2। तो देखो इसमें क्या सेम है, रेशियो सेम है। इसमें क्या सेम था, डिफरेंस सेम था। तो हमारे वाले केस में डिफरेंस भी सेम आ रहा है और रेशियो भी सेम आ रहा है। तो या तो एपी का फॉर्मूला लगा दो सम वाला, या जीपी का फॉर्मूला लगा दो सम वाला, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। रेशियो कैसे सेम है इसमें देखो, इसको इससे डिवाइड करो तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 1/2। इसको इससे डिवाइड करो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 2 जा 4 कितना आएगा 1/2। इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा 1/2। तो कॉमन रेशियो कितना है 1/2, और कॉमन डिफरेंस कितना है -1/2। तो एपी भी है और कुछ भी लगा दो, दोनों में फॉर्मूला लगा दो। तो हम जीपी का लगा देते हैं रेशियो वाला, सही है। तो देखो, तो यहां हम लिख देते हैं दिस इज जीपी सीरीज। तो अगर जीपी सीरीज बन जाती है तो सम जो होता है ना इन सबका सम, उसका क्या फॉर्मूला होता है देखो, एस एन कह देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। A/1 - R। ए क्या है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, बताओ फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो कितना है इसमें सीरीज में हमारी। फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो कितना आया अभी मैंने निकाला था 1/2 था ना, है ना। माइनस वाला नहीं, माइनस तो डिफरेंस है, माइनस के 1/2 तो डिफरेंस है ना। रेशियो अपॉन वाला कितना था 1, 1/2 था ना। तो रखो एस एन बराबर ए कितना है 1, और 1 माइनस ये कितना है 1/, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो एस एन बराबर 1, 1 में से 1/2 घटाओगे 1/2 आएगा, मतलब आधा है नहीं, या ऐसे कर लो 1 मान के इसकी इससे 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा। एस एन ही क्या है हमारा एक्चुअल में सी है, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइक्रो फैरेड। मतलब इस पूरे सीरीज का जो सम सर्किट का सम होगा ना वो 2 माइक्रो फैरेड होगा बस, नोट करो। ये फॉर्मूला याद रखना जीपी का, अगर जीपी सीरीज बन जाती है तो सम कितना होता है ये होता है, ठीक है। एपी का भी लिख दूं इधर, अगर एपी सीरीज बन जाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो फिर जो सम होता है ना इन टर्म का वो कितना होता है देखो, वो फिर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है फिर, देखो ऐसा सर्किट दिया है। और ये चलता जा रहा है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये जो कि साइड जो है ना इसकी वो एन साइड है। जैसे मैंने यहाँ पे कितनी दिखाई है, 3 दिखाई है ना, 1 2 3, ऐसे करके एन तक है। और हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रो फैरेड है। तो वही टोटल पूछ रहा है, टोटल कैपेसिटेंस बताओ। पढ़ना जरा, बताना आंसर क्या आएगा। देखो इस वाली साइड को C1 कह देते हैं, इसको C2, इसको C3, ऐसे करके डैश 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 एन साइड तक है। तो C1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी 1,
C2 बताओ। देखो आप पैरेलल है ना ये, तो 1 और 1 सीधा ऐड हो जाएगा, कितना 2, C3 कितना होगा 3, C4 4, इसी तरह से चलता रहेगा। तो C अगर निकालेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 तो ऑन कहाँ तक, Cn तक। अब Cn तक है, इन्फिनिटी तक नहीं है ना। तो C बराबर C1 कितना है 1, C2 2, C3 3 प्लस सो ऑन। अच्छा Cn कितना होगा, देखो जो n वाली साइड होगी ना सबसे लास्ट वाली, उसमें कैपेसिटर कितने होंगे, n कैपेसिटर होंगे। जैसे एक में एक है, दो में दो है, तीन में तीन है, तो n में कितने होंगे, n होंगे। तो अगर इसको जोड़ रहे हैं तो एक आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं तो दो, इसको जोड़ रहे हैं तो तीन, n कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, n ही हो जाएगी ना भाई। एक की एक है, दो की दो है, तीन की तीन है, तो n की कितनी हो गई, n। तो Cn जो होगा वो कितना होगा, n होगा। तो यहां रखोगे, यहाँ Cn की जगह n। अब यहाँ देखो कॉमन रेशियो सेम नहीं है, रेशियो लोगे तो 1/2 2/3 ऐसे आ रहे हैं, अलग 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 आ रहे हैं। देखो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है 1/2, इनका क्या आ रहा है 2/3, अलग हो गया ना। तो ये जीपी नहीं है इसका मतलब। अब कॉमन डिफरेंस चेक करो, देखो 2 में से 1 गया कितना आया, 3 में से 2 गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या है एपी है। और देखो लास्ट वाला क्वेश्चन एपी से नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि एपी से करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए ना। वो वाला क्वेश्चन कहां तक था, इनफाइनाइट तक था। तो वहां एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती तो फिर उससे नहीं आता आंसर, वहां पर वो जीपी से ही होगा। बात समझ में आ गई। हमें एपी लगाने के लिए पता होना चाहिए कितनी साइड है, चाहे एन ही हो तो एन बताओ, सही है। तो क्या लगेगा फिर यहाँ पे एपी लगेगा। तो एपी का फिर लगा दो, सम का क्या फॉर्मूला है, या सी कह देते हैं, सी इक्वल टू एस एन, मतलब सी तो है, सबका सम मतलब सी है ना। ठीक, तो एन अपॉन टू, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताओ यार डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, रेशियो नहीं है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, और एन क्या है nth टर्म, वो तो पता ही नहीं कितनी है, तो एन ही मान लेंगे। समझ में आ गई बात। तो बताओ c इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं पता, एन ही मान लो। टू फर्स्ट टर्म कितनी है 1, प्लस एन नहीं पता, एन ही मान लो। डी कितना है, कितना रेशियो आया था कॉमन इनका, मतलब रेशियो कह रहा हूँ डिफरेंस कितना आया था 1 आया सब में, तो डी की वैल्यू 1। सी इक्वल टू एन अपॉन टू, 2 1 जा 2, n-1, ब्रैकेट खोल दिया ना इसका 1 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 में से 1 गया कितना आएगा, तो n प्लस 1। अब वो मान लो बोल देते कि 10 साइड है, इधर सुनो, मान लो वो ऐसे करके कितनी साइड दे देते 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती 10। तो 2 5 जा 10 और ये 11, 11 5 जा 55 आ जाता आंसर। समझ गया ना। तो ऐसे हो जाएगा, नोट कर लो। देखो ये जेई 2029, सॉरी 2019 का क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी है, आप कर लोगे। कह रहे हैं फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। 4 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज बताना है। ये सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो मैं बना रहा हूँ, इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करके आप बताएंगे, बहुत इजी है। ऐसे करके एक सर्किट दिया है, ठीक है, यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी लग गई, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये है 4 माइक्रोफैरेड जो क्वेश्चन में बोला गया है, ये 3 है, और ये 1 माइक्रोफैरेड है, ये 5। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, समझ लो। कह रहे हैं फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो कैसे करेंगे करके दिखाओ। ऑप्शन इधर लिख देता हूं मैं इसके। पहला ऑप्शन है 5.4 माइक्रोकुलाम, दूसरा ऑप्शन है 9.6 माइक्रोकुलाम,
तीसरा ऑप्शन है 13.4 माइक्रोकुलाम और चौथा ऑप्शन है 24 माइक्रोकुलाम। जल्दी करके दिखाओ फटाफट। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सर्किट का टोटल चार्ज निकालेंगे कि बैटरी ने कितना टोटल चार्ज दिया है ना। किसी भी कैपेसिटर को पूछा है, पहले आप टोटल निकालोगे। टोटल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओगे Q इक्वल टू CB, टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल। तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सर्किट का बहुत आराम से। देखो ये पैरेलल है, इनको पैरेलल ऐड करो, फिर सीरीज ऐड करो, फिर पैरेलल ऐड करो। पैरेलल सीरीज पैरेलल आसान है। कितना आएगा C बताओ, बता दो आप डायरेक्ट। 27/5 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपका टोटल कैपेसिटेंस, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद पोटेंशियल कितना है 10। तो चार्ज कितना आएगा टोटल 27/5 इंटू 10, और ये माइक्रो में था तो 10 की पावर -6। तो 5 टू जा 10, ये आ जाएगा आपका 54 इंटू 10 की पावर -6, यानी ये आएगा आपका 54 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यानी इस बैटरी ने 54 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया है। अब आपको इस कैपेसिटर पर चार्ज पूछा है, तो अब इतना चार्ज तो बैटरी के टर्मिनल से निकल के जाएगा और यहाँ जंक्शन पर पहुंचेगा। देखो यहां पर जाकर चार्ज डिवाइड होगा। अब ये डिवीजन का ही रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना इसमें गया और कितना इसमें गया। वो अगर वैल्यू निकाल दी तो आंसर आ जाता है। तो देखो इसमें जो चार्ज आएगा ना, वो डिपेंड करेगा कि इसका कैपेसिटेंस कितना है और इसके कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, क्योंकि देखो चार्ज C और B से निकलता है ना। तो देखो कैपेसिटेंस तो पता है हमें, इसका कितना है 3 है। इसका वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का है, क्योंकि पैरेलल है ना आपस में ये दोनों चीजें। मतलब यहाँ जो 10 वोल्ट है वही तो क्या होगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। तो 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, और C और 3 माइक्रोफेरेड क्या है इसका कैपेसिटेंस है। तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, तो निकालो। उसको हम Q डैश कह देंगे, या C1 मान रखा है तो Q1 कह दो। तो Q1 आएगा C1 इंटू बी। तो C1 कितना है 3, और B कितना है 10, और माइक्रोफेरेड को चेंज करोगे 10 की पावर -6। तो देखो Q1 कितना आया 30 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि Q1 कितना आया 30 माइक्रोकुलाम। अब आपको ये पता चल गया ना कि इसमें कितना चार्ज गया 30 माइक्रोकुलाम गया। टोटल कितना था 54। जब इधर 30 गया तो इधर कितना गया होगा 24 माइक्रोकुलाम। बस इस चीज को पता कर लिया तो समझ लो आंसर आ गया। अब यही 24 माइक्रोकुलाम हमारे कौन से कैपेसिटर में गया 4 माइक्रोफेरेड में। तो ये 4 माइक्रोफेरेड में पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। अब मान लो क्वेश्चन में 4 का ना पूछ के देखो इसका पूछ लेता, मान लो 5 माइक्रोफेरेड का पूछ, किसी का भी पूछ सकते हैं, है ना, ध्यान सुनना। तो फिर हम क्या करते हैं, 24 यहां तक जाता, यहां इस पॉइंट तक जाता, और फिर से ये क्या होता डिवाइड। बात समझ में आ रही है, तो ये फिर से डिवाइड होता, तो फिर हमें पता करना पड़ता कि इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा। तो फिर हम पता करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल पता करने के लिए तो देखो 10 तो यहाँ का ही है, 10 ही कहाँ का होगा यहाँ का, लेकिन यहाँ का 10 नहीं होगा, यहाँ का निकालना पड़ेगा। तो इसका आपने जो नेट निकाला था वो कितना आया था, इन दोनों को ऐड करके 5 और 1 6। तो 6 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर में देखना पड़ेगा कितना वोल्टेज है। तो कैपेसिटेंस तो हो जाता है 6 माइक्रोफेरेड, समझ गया ना टोटल में, क्योंकि पैरेलल में तो सेम रहता है ना, जितना 6 में होगा उतना इन दोनों में होगा, समझ गया ना। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता 6, और चार्ज कितना आ रहा है 24। तो ये तो हो जाती सी की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू हो जाती चार्ज की वैल्यू। तो V निकाल देते, V कितना आ जाता C बराबर Q अपॉन V, तो V बराबर Q अपॉन C। तो Q कितना है 24, C कितना है 6, 6 चौक 24। तो यानी 4 वोल्ट, यानी यहां और यहां का पोटेंशियल कितना है 4। तो इस प्लेट का भी 4 और इस प्लेट का भी 4। अब 4 वोल्ट पोटेंशियल है, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, तो इसमें कितना चार्ज गया। तो Q बराबर सी बी करो, Q बराबर C कितना है 1, V कितना है 4, 10 की पावर -6, वो तो है ही। तो यानी देखो 24 में से केवल 4 माइक्रोकुलाम किसमें गया है, इसमें गया है, और बचा कितना 20, 20 किसमें गया है इसमें गया है। तो 5 का पूछेगा तो हम बताएंगे 20 माइक्रोकुलाम। ऐसे करके चार्ज को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। बात समझ आ रही है, किसी भी कैपेसिटर में चार्ज पूछा जा सकता है।
तो क्या पता होना चाहिए चार्ज के लिए? कैपेसिटेंस और उसका वोल्टेज। वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, सीरीज में बढ़ जाता है। तो बटा है तो बटा वाला कैसे पता चलेगा? कैपेसिटेंस और चार्ज। सही है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सर्किट ऐसे सॉल्व होंगे। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं फिर, है ना।